हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी सक्सेसफुल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू चैप्टर हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। जैसे आपका सीटेट हो गया, सीटेट में भी 30 मार्क्स का हिंदी आती है। ठीक है, अब एनी अदर एग्जाम आप देख सकते हैं, जैसे एसएससी जीडी हो गया, इसमें भी हिंदी आती है। ठीक है, बहुत सारे, यानी हिंदी अपने आप में जो है एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर हिंदी वर्णमाला। ठीक है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनकी संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी में इनकी संख्या 52 मानी गई है, लेकिन कुछ विद्वान जैसे कामता प्रसाद गुरु जी जो है हमारे, उनके अनुसार हिंदी में इनकी संख्या 43 मानी गई है। वर्णों की संख्या, इनकी वर्णों की संख्या कामता प्रसाद के अनुसार। लेकिन जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है, अगर आपके एग्जाम में आ गया, अगर ऑप्शन में 43 आया है तो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि कामता प्रसाद के अनुसार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होगी, तो आपको 43 आंसर लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 52 पर ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए, यानी वर्णमाला, देखो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती है वर्णमाला? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है हमारी? 11 यानी 11। ठीक है, और व्यंजन कितने होते हैं हमारे? 33 यानी 33। अब आ जाइए इसके पहले पार्ट को देखते हैं हम, स्वर। अब स्वर किनको कहते हैं? स्वर, ठीक है, यानी जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी जिनका जब हम उच्चारण करते हैं, कोई भी शब्द या वर्ण बोलते हैं, तो उसके उच्चारण में बिना किसी अवरोध के जो किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब ये देखिए, आप बोल के देख लीजिए, ए, आ, ई, ओ, उ, रे। ठीक है, यानी जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हमको कोई भी अवरोध नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? ये 11 स्वर है। देखिए, काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 11। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? आप आंसर देंगे 11। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या आंसर देंगे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है। ठीक है, यानी कहां पे आ रहे थे? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, अब आ जाइए, अब आते हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी किस एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। यानी स्वरों का जो वर्गीकरण है, यानी स्वरों को किस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, जीवा की ऊंचाई के आधार पर या मुख के आधार पर, यानी जो हमारी जीवा यानी हमारी जो जीभ होती है, ठीक है, उसकी ऊंचाई के आधार पर या हमारे मुख यानी जो हमारा मुंह होता है उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वरत, समृत स्वर, नंबर 2 अर्धसमृत स्वर, नंबर 3 विवृत, नंबर 4 अर्धविवृत। अब देखिए, विवृत स्वर, विवृत स्वर का मतलब क्या होता है? विवृत क्या होता है? खुला हुआ। ठीक है, अब जैसे आप इस स्वर को बोल के देखिए, आ, यानी आपका जो मुख है वो खुला हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कौन सा स्वर हो गया? विवृत स्वर। ठीक है, यानी खुला हुआ। ठीक है, अर्धविवृत स्वर यानी आधा खुला हुआ। ठीक है, अर्धविवृत स्वर में कौन कौन से स्वर आ गए आपके? ये आएंगे, इसको बेटा आधा स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए समृत स्वर। समृत यानी मुख लगभग 50% आपका बंद ही रहता है। ठीक है, 50 या 60% भी मान सकते हैं आप। ठीक है, अब आ जाइए समृत स्वर। समृत स्वर में आते हैं आपके ये 4 स्वर। नंबर 1 ई, बड़ी ई, उ, वट। ठीक है, अर्धसमृत स्वर यानी आधा मुंह खुला हुआ और आधा हमारा बंद। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और ओ। ठीक है, यानी जीवा की ऊंचाई के आधार पर या मुंह के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर, समृत स्वर, अर्धसमृत स्वर। विवृत यानी खुला हुआ, अर्धविवृत यानी आधा खुला आधा बंद।
ठीक है, आधा खुला हुआ, और समृत यानी बंद, और असमृत यानी आधा बंद आधा खुला। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट और आकृति के आधार पे। ठीक है, यानी हमारे फोटो के आधार पे। ठीक है, फोटो के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवर्तमुखी स्वर, नंबर 2 व्रतमुखी स्वर यानी व्रत। अब देखिए जब आप उच्चारण करते हैं, देखिए व्रतमुखी यानी जो हमारे होठों की आकृति होती है ये व्रत टाइप में बन जाएगी। ठीक है, अगर आप व्रतमुखी स्वर का उच्चारण करेंगे, ठीक है, आप ऊ बोल के देखिए तो आपके होठों की आकृति कैसे बनेगी? व्रत यानी व्रत के आधार पे बनेगी। ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे ये? नंबर 1 ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये होते हैं व्रतमुखी। और सेकंड टाइप पे आता है आवर्तमुखी। ठीक है, अब इनमें जो है होठों की जो आकृति होती है वो अलग प्रकार से बनती है, यानी व्रत में नहीं बनती है, अव्रतमुखी। ठीक है, ए आ ई ए। ठीक है, आप बोल के देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपको जो है पता लग जाएगा कि ये स्वर जो है व्रतमुखी है या अव्रतमुखी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया नंबर 1 वर्णमाला होगी हमारी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण यानी जो हमारी मात्राएं होती हैं उनके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? लघु स्वर। हर्ष स्वर को हम क्या कहते हैं? लघु स्वर भी बोलते हैं। और एक मात्रिक यानी इसके वर्ण पे जो मात्रा आती है वो एक ही मात्रा आती है। ठीक है, अब एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपने हम 2 या 6 में पढ़े भी होंगे। जैसे देखो ये राम हो गया। ठीक है, अब यहाँ राम की कौन सी मात्रा है? 2 मात्रा है। मैं पे कितनी मात्रा है? यानी एक ही मात्रा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ व्यंजन का उदाहरण बताया, यानी जो भी वर्ण होता है एक मात्रा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम? एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इसके 3 नाम होते हैं हमारे यहाँ। नंबर 1 हर्ष स्वर भी इसी को बोलते हैं, और लघु स्वर भी इसी को बोलते हैं, और एक मात्रिक स्वर भी इसी को बोलते हैं। ये कितने होते हैं हमारे? ये हमारे 3 होते हैं। नंबर 1 ए, नंबर 2 ई, और ये हमारा क्या होता है? हर्ष स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। नंबर 1 ए ई उ। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर, यानी एक मात्रा वाले जो स्वर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक मात्रिक स्वर या हर्ष स्वर। ठीक है, लघु स्वर भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऊर्ध्व स्वर। ठीक है, यानी द्विमात्रिक, यानी जिसपे 2 मात्रा हो। ठीक है, अब आप देख लीजिए त्रिमात्रिक स्वर यानी जिसपे 2 मात्रा हो। ठीक है, जैसे आ, ई और उ। इसमें कितनी मात्रा है हमारी? 2 मात्रा है। ठीक है, यानी 2 मात्रा वाले स्वर, और उनको एक दूसरा नाम हमारा क्या बोल के है? गुरु स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं हमारे? 3 ही दीर्घ स्वर होते हैं। नंबर 1 आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारा क्लुप्त स्वर। इसको हम बहुमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी बोल देते हैं। ठीक है, यह मतलब ज्यादातर जो आप देखेंगे ये नाटकों में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे आप राम का उच्चारण करिए, जैसे राम का उच्चारण करेंगे तो आपको मैं की आवृत्ति जो है बार बार, यानी कितनी मात्रा है यहाँ पे? इस पे नाम में 3 मात्रा है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो आप कितने लिखोगे? 3 प्रकार के। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 क्लुप्त स्वर। ठीक है, अब देख लीजिए उच्चारण की दृष्टि से अब मात्रा के आधार पर कर लिया हमने, यहाँ पे जीवा के आधार पे कर लिया, ओष्ठों के आधार पे कर लिया। अब नेक्स्ट आ गया हमारा उच्चारण स्थान के आधार पे, यानी जो हम वर्ण बोलते हैं उसकी आवृत्ति जो है कहां से आती है। ठीक है, अब देख लीजिए कंठ स्वर। ठीक है, कंठ यानी हमारा गला। ठीक है, कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं हमारे? कंठ स्वर होते हैं हमारे ये 2, नंबर 1 ए और नंबर 2 आ। ठीक है, यानी जो हम गले से बोलते हैं, जिनकी आवृत्ति जो है गले से आती है, वो कौन सा स्वर हो गया? हमारे कंठ स्वर। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे तालव्य स्वर।
ठीक है। तालव्य स्वर कौन कौन से होते हैं? तालव्य यानी हमारी जीभ, ठीक है। तालव्य स्वर में कौन कौन से होते हैं हमारे? ये छोटी है हमारे, नंबर 1 छोटा ई, नंबर 1 बड़ा ई यानी जीभ, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा ओष्ठ स्वर यानी होठों के द्वारा जो बोला जाता है, ठीक है। नंबर 1 उ और औ, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारे? ये ओष्ठ स्वर। अब फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी देखो ना, जैसे कंठोष्ठ, अब आपसे पूछे कंठोष्ठ स्वर यानी कंठ प्लस ओष्ठ यानी होठ और गले दोनों से जो मिलकर बोला जाता है वो क्या बन गया? हमारा कंठोष्ठ बन गया, ठीक है। ये कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? ये हमारे 2 स्वर होते हैं, नंबर 1 ओ और औ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंठ तालव्य। कंठ तालव्य भी ठीक इसी प्रकार है जैसे कंठ से और तालव्य से, यानी दोनों की सहायता से जो बोला जाता है वो हमारा कौन सा हो गया? कंठ तालव्य स्वर। ये कौन कौन से हो गए हमारे? ये 2 हो गए, नंबर 1 ए, नंबर 2 आई, ठीक है। 6 नंबर पे आता है हमारा मूर्धन्य स्वर यानी मूर्धा, ठीक है। 6 नंबर पे आता है हमारा मूर्धन्य स्वर यानी जो मूर्धा से बोला जाता है, ठीक है। ये आता है हमारा री, ठीक है। अब एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। जो सभी स्वर होते हैं हमारे, ये हमारे सगोष होते हैं, ठीक है। सभी जो स्वर होते हैं हमारे, ये हमारे सगोष होते हैं। और सभी स्वर जो होते हैं वे हमारे अल्पप्राण भी होते हैं, यानी जितने हमारे 11 के 11 स्वर्ण हैं ये हमारे अल्पप्राण भी हैं और सगोष भी हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले पाणिनि ने किया, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मात्रा के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अब क्या आप क्या आंसर दोगे? मात्राओं के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले अष्टाध्यायी में पाणिनि ने किया, ठीक है बच्चों। चलिए रिकॉल कर लेते हैं एक बार और, देख लीजिए। वर्णमाला यानी वर्णों की व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है हमारी? 52 होती है, ठीक है। वर्ण कितने प्रकार की होती है? वर्णमाला हमारे 2 टाइप की होती है, नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वरों की संख्या गुरु के अनुसार कितनी होती है? इसकी होती है 43, ठीक है बच्चों। अब आ रही है स्वर यानी जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। अब स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण यानी जीवा की ऊंचाई के मुख्य आधार पर वर्गीकरण, यानी समृद्ध स्वर में आप यानी समृद्ध स्वर पहले विविध देख लीजिए। विविध स्वर यानी मुख खुला हुआ, ठीक है। कौन कौन से आ गए इसमें? आ। अब आ गया अविविध स्वर यानी आधा खुला हुआ, आ ए औ। अब समृद्ध यानी बंद, ठीक है, ई उ, ठीक है। असमृद्ध यानी आधा बंद, ए और औ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए आप ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पे होते हैं अवर्तमुखी और व्रतमुखी, यानी व्रतमुखी यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे होठों की आकृति व्रत के समान मानी जाती है, तो वो कौन सा कहलाएगा? हमारा व्रतमुखी। ये कौन कौन से होते हैं हमारे? 4 होते हैं, नंबर 1 उ, बड़ा उ, ओ और औ, ठीक है। अवर्तमुखी यानी व्रत के तो हो गए नहीं, यानी व्रत से भिन्न होंगे, ठीक है। अवर्तमुखी में कौन कौन से आएंगे हमारे? ए, आ, ई, ए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। नंबर 1 हर्ष स्वर। हर्ष स्वर का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर, यानी जिसपे एक मात्रा आती है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे? 3 होते हैं, नंबर 1 ए, ई, ओ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी दीर्घ स्वर का दूसरा रूप क्या होता है? गुरु स्वर। एग्जाम में कई बार दीर्घ स्वर का नाम चेंज करके पूछ लिया जाता है, यानी गुरु स्वर बताइए। गुरु स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है हमारे यहाँ? 3 होती है, नंबर 1 आ, बड़ा ई और बड़ा, ठीक है। अब आ जाइए क्लुप्त स्वर। इसको हम क्या कहते हैं? बहुमात्रिक स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। नाटकों में प्रयुक्त होता है, जैसे राम। राम में कितनी मात्राएं? यहाँ पे 3 मात्राएं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए उच्चारण के स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। नंबर 1 कंठ स्वर, जो मैंने आपको बताया था, जो गले से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं, जिनकी आवृत्ति जो है कंठ से आती है, ठीक है। कौन कौन से हो गए हमारे ये? नंबर 1 ए और आ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तालव्य। तालव्य में कौन कौन से आ गए? यानी जीभ से, छोटा ई और बड़ा ई, ठीक है। अब आ जाइए ओष्ठ स्वर। ओष्ठ स्वर में क्या आ गया हमारा? उ और बड़ा उ। नेक्स्ट है आपका कंठोष्ठ। कंठोष्ठ में क्या आ गया? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कंठ और
ओष्ठ यानी दोनों की सहायता से जो बोला जाता है वो क्या बनता है हमारा कंठोष्ठ बनता है। ठीक है, अब इसमें आ जाएंगे ए और ए। नेक्स्ट आ जाएंगे मूर्धन्य स्वर। मूर्धन्य स्वर में क्या आता है हमारा री, यानी जिसका उच्चारण मूर्धन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है, सभी स्वर हमारे क्या होते हैं सघोष होते हैं। ठीक है, और सभी स्वर हमारे क्या होते हैं अल्पप्राण भी होते हैं। और स्वरों का जो वर्गीकरण है सबसे पहले किसने किया था, मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, ये आप आंसर में लिख देंगे, पणिनि ने किया था। और किसमें बताया गया है पणिनि ने किया था, अष्टाध्यायी में किया था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपको व्यंजन में, पार्ट 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला के पहले पार्ट में हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में पढ़ा और स्वर के भेद और स्वरों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, हमारे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 33 होती है। जो मूल व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या ऑप्शन टिक करेंगे, 33। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं व्यंजन के प्रकार। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका स्पर्श व्यंजन। ठीक है, कौन सा व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं। स्पर्श व्यंजन यानी जब हम किसी भी वर्ण को बोलते हैं तो हमारी स्पर्श यानी किसी चीज को टच होना। ठीक है, तो हम कितनी होती है इनकी संख्या, इनकी संख्या होती है हमारी 25। ठीक है, कितने वर्ग होते हैं इसमें, इसमें हमारे 5 वर्ग होते हैं। नंबर 1 होता है आपका केवल, नंबर 2 होता है आपका चैवल, नंबर 3 होता है आपका टेवल, और नंबर 4 टेवल, और नंबर 5 पेवल। ठीक है, अब कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, व्यंजन आते हैं, कै, खे, गे, गे, अं। ठीक है, च वर्ग में च, छ, जे, जे, अं। ठीक है, टे वर्ग में टे, ठे, डे, डे, अं। ठीक है, ते वर्ग में ते, थे, दे, दे, ने। ठीक है, ठीक इसी प्रकार पे वर्ग में पे, फे, बे, भे और में। ठीक है, अब ये स्पर्श व्यंजन कितने वर्ग हो गए, इसमें 5 वर्ग हो गए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो टोटल संख्या कितनी हो गई आपकी, 5 × 5 कितनी हो गई आपकी 25। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई हमारी 25। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं हमारे, अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। कौन कौन से, नंबर 1 ये, रे, ले, वे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ऊष्म व्यंजन, यानी जिनको बोलने के लिए अधिक ऊष्म की आवश्यकता होती है उनको हम कौन क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। ये कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। नंबर 1 से और है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन यानी 2 व्यंजनों के जोड़ से जो मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका 6। ठीक है, 6 किससे मिलकर बना है, कै प्लस 6 के बीच। ठीक है, ठीक इसी प्रकार त्रे, ते प्लस ते। ठीक है, ठीक इसी प्रकार ये जय प्लस अय्या। ठीक है, इसी प्रकार से प्लस ते। ठीक है, तो हमारे व्यंजन के प्रकार हो गए। ठीक है, अब आ जाइए उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है आपका कंठ व्यंजन। ठीक है, कंठ व्यंजन यानी कंठ से बोला जाने वाले व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका पूरा का पूरा कै वर्ण आता है। ठीक है, यानी कै वर्ग के पांचों के पांचों वर्ण किसमें आते हैं, कंठ वर्ण में। ठीक है, यानी कंठ व्यंजन। ठीक है, यानी आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे एग्जाम में दे देगा कि कै व्यंजन किससे बोला जाता है, बताइए। नंबर 1 कंठ से, नंबर 2 मूर्धा से, नंबर 3 तालु से। ठीक है, तो किससे बोला जाएगा, कै वर्ग किसमें आएगा,
कंठे में आता है, तो ठीक है, तो कौन किससे बोला जाएगा? कंठे से, ठीक है। कौन सा व्यंजन हो गया हमारा ये? कंठे व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, आप बोल के देख लीजिए, कै यानी कंठ से आवाज यानी गले से आवाज आती है, ठीक है। कौन सा वर्ग हो गया हमारे? कै वर्ग। किस में बोला जाता है? कंठे व्यंजन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका तालु व्यंजन, ठीक है। तालु व्यंजन में यानी जीभ के द्वारा, ठीक है। इसमें कौन सा वर्ग आता है हमारा? इस च वर्ग, ठीक है, यानी च वर्ग के पांचों वर्ण, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 च, नंबर 6 ज और ञ, ठीक है। ये किससे बोले जाते हैं? हमारे तालु से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मूर्धा, ठीक है। मूर्धा में कितने व्यंजन आते हैं? 5, ठीक है। कौन सा वर्ग आता है इसमें? ट वर्ग आता है। ट वर्ग के आपको 5 व्यंजन ट, ठ, द और अ, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दंत व्यंजन, यानी जिन्हें बोलने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन से व्यंजन हो गए हमारे? ये दंत व्यंजन, ठीक है। अब देखिए इसमें ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं? नंबर 1 ट, थ, द और ध और न, ठीक है। ये कौन सा व्यंजन हो गया हमारे? दंत व्यंजन, ठीक है। अब ठीक इसी प्रकार ओष्ठ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों को बोलने के लिए होठ की यानी ओष्ठ यानी होठों की जरूरत पड़ती है, उनको हम कौन से व्यंजन बोलते हैं? ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। अब ये कितने होते हैं हमारे? ये भी प वर्ग, यानी प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं हमारे, ये कौन कौन से होंगे? ओष्ठीय व्यंजन, ठीक है। यानी ओष्ठीय व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं हमारे? 5 वर्ण आते हैं। नंबर 1 प, फ, ब, म, ठीक है। यानी उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? कंठे यानी जो कंठ से बोले जाते हैं, किसमें कौन सा आता है? कै वर्ग। सेकंड नंबर पे आता है तालव्य, तालु व्यंजन, इसमें कौन सा आता है? च वर्ग। तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा व्यंजन, इसमें कौन सा आता है? ट वर्ग। नेक्स्ट आता है आपका दंत व्यंजन, इसमें आता है आपका त वर्ग। और नेक्स्ट आता है आपका ओष्ठीय व्यंजन, इसमें आता है आपका प वर्ग, ठीक है। ये किसके आधार पे है? ये उच्चारण के आधार, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए पर्यटन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी पर्यटन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 होता है स्पर्श संघर्षी, ठीक है। यानी कितनी होते हैं? 4 होते हैं। यानी जो हमारी श्वास होती है, जब क्षण भर के लिए निश्वास अवरुद्ध होकर बाहर निकले तो कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श संघर्षी, यानी सांस जो है क्षण भर के लिए अवरुद्ध होकर बाहर निकले तो कौन सा व्यंजन होगा? स्पर्श संघर्ष। कितने होते हैं हमारे? च, छ, ज और ज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है संघर्षी, ठीक है। यानी उच्चारण अवयवों में परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर बाहर निकलना, क्या अवयवों में परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर बाहर निकलना क्या कहलाता है? हमारा संघर्षी कहलाता है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं हमारे? इसमें 4 आते हैं। नंबर 1 से और है। नेक्स्ट आपका आता है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन में आपके है या अणे, न और मैं। अब देख लीजिए नासिक्य व्यंजन यानी इधर ध्यान दीजिए आप, यानी स्पर्श व्यंजन के सबसे लास्ट का। अब आप ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया? ये हमारा कौन सा व्यंजन है? नासिक्य व्यंजन। कौन सा व्यंजन हो गया हमारा? नासिक्य व्यंजन, ठीक है। ये किसके आधार पर पढ़ी हमने? नासिक्य व्यंजन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। पार्श्विक व्यंजन में कौन सा वर्ण आता है हमारा? ले। पार्श्विक व्यंजन में कौन सा आता है हमारा? ले, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लुंठित व्यंजन, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा लुंठित व्यंजन लिखिए, लुंठित व्यंजन बताइए, ठीक है। कौन सा होगा हमारा? ये ले, ठीक है, यानी लेटा हुआ, ठीक है। लुंठित यानी लेटा हुआ। अब नेक्स्ट आता है आपका उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन भी इसको बोलते हैं। उच्चित व्यंजन यानी द्विगुण व्यंजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे? ड और ढ, ठीक है। उच्चित व्यंजन किसे कहते हैं? यानी ड और ढ। लुंठित व्यंजन रे, ठीक है। यानी स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आ गए कितने होते हैं? इनके आधार पे परिधन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श संघर्षी, यानी जब क्षण भर के लिए श्वास जो है अवरुद्ध होकर बाहर निकले
कौन सा होगा स्पर्शघर्षी, कौन कौन से होते हैं हमारे इसमें, जय छय जय जय। नेक्स्ट आता है आपका संघर्षी, उच्चारण अवयवों में परस्पर समीप होने से श्वास का घर्षित होकर बाहर निकलना क्या कहलाता है हमारा, संघर्षी। कौन कौन से होते हैं हमारे, से और है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नासिक के व्यंजन, नासिक यानी नाक से बोले जाने वाले व्यंजन, यानी क्या जो हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन के जो पांचवें जो सर्वशारीरिक व्यंजन होते हैं हमारे क्या कहलाते हैं, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहलाते हैं हमारे, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, प्राणांत के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, प्राणांत के आधार पर, यानी प्राणों के आधार पर, प्राणों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्राणांत के आधार पर यानी प्राणों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, नंबर 2 होते हैं आपके महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं हमारे, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्पप्राण, नंबर 2 महाप्राण, ठीक है। यानी उच्चारण में श्वास की मात्रा, जब हम उच्चारण करते हैं यानी श्वास की मात्रा जब हमारी कम बाहर निकले, ठीक है, यानी कम मात्रा में जब बाहर निकले तो हम कौन सा होगा वहां पे, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण में कौन कौन से व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन का पहला यानी पहला वर्ग, तीसरा और पांचवा। अब अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। ये हमारा क्या हो गया, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हमारे क्या हो गए, अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण यानी अल्पप्राण व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका महाप्राण, ठीक है। और इसमें ना अंतस्थ व्यंजन भी आ जाते हैं, ठीक है, अल्पप्राण में। कौन कौन से होते हैं हमारे, ये रे ले और वे, ठीक है। यानी अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं हमारे, कै वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन यानी ये रे ले वे, ठीक है। ये किसमें आएंगे हमारे, अल्पप्राण में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका महाप्राण यानी महाप्राण, ठीक है। यानी उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा में, श्वास की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में बाहर निकले, ठीक है। तो कौन सा होगा हमारा, वो महाप्राण, ठीक है। तो महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, यानी दूसरा और पांचवा, ठीक है। कौन सा है बच्चों, महाप्राण में आएंगे। अल्पप्राण में तो आपने पढ़े थे अंतस्थ। अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे, देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन ये रे ले ले। और महाप्राण में कौन कौन से आएंगे, दूसरा और चौथा, और कौन कौन से आएंगे, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन यानी जिन्हें बोलने के लिए ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। कौन कौन से होंगे हमारे, ये चार होंगे, से और है, ठीक है। यानी प्राणों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अल्पप्राण यानी जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास की मात्रा कम बाहर निकले उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं, ठीक है। अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से होते हैं हमारे, ये चार होते हैं। नंबर 1 ये रे ले वे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका महाप्राण, यानी जब हम उच्चारण करते हैं किसी वर्ण का तो हमारी श्वास अधिक मात्रा में बाहर निकले तो कौन सा होगा, महाप्राण, ठीक है। महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, दूसरा और चौथा, ठीक है। और
कौन से व्यंजन आएगा? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, यानी से और है। ठीक है, ये हो गया हमारे प्राणों के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर। स्वरतांत्रियों के आधार पर, स्वरतांत्रियों के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। स्वरतांत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं स्वरतांत्रियों के आधार पर? 2 प्रकार के। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर एक क्या आता है? अघोष। ठीक है, अब अघोष में स्पर्श व्यंजन के कौन से वर्ण आएंगे? ये देखिए, अब अघोष में आएंगे, इसके तो हमने पढ़ ली बेटा। अब देखिए अघोष में कौन कौन से आते हैं स्पर्श व्यंजन का? ये स्वरतांत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अघोष और नंबर 2 सघोष। ठीक है, अब स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं अघोष। क्या होते हैं? अघोष। ठीक है, और दूसरा तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे होते हैं बेटा सघोष। ठीक है, यानी स्वरतांत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अघोष यानी जब स्वरतांत्रियां खुली हो, वायु बिना अवरोध के बाहर निकले। ठीक है, यानी वायु जो है बिना अवरोध के बाहर निकले तो कौन सा होगा? वो अघोष। ठीक है, अघोष में कौन कौन से आते हैं? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, यानी स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किस में आएगा? अघोष में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सघोष। ठीक है, अब सघोष में कौन कौन से आएंगे? सघोष में आएंगे आपके तीसरा, चौथा और वर्गीकरण। हमने अभी क्या पढ़ा? उच्चारण के आधार पर हमने पढ़ लिया, प्रेतन के आधार पे। अब नेक्स्ट आता है आपका स्वरतांत्रियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका अघोष, नंबर 2 होता है आपका सघोष। ठीक है, अघोष यानी जब वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकले, संघर्ष से बिना किसी अवरोध के बाहर निकले तो कौन सा होगा? हमारा अघोष होगा। ठीक है, अब अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ग। अघोष यानी जब वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकले तो कौन सा होगा वहां पे? अघोष। अब अघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? अघोष में आते हैं आपके स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा, और आता है आपका तीनों से, यानी शे और से। ठीक है, यानी स्पर्श व्यंजन का अघोष में कौन कौन सा आता है आपका? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा और से और है, नहीं से, सॉरी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सघोष। ठीक है, अब इसमें तो वायु संघर्ष से बाहर निकलती है बिना किसी अवरोध के। अब इसमें सघोष में आता है अवरोध। जब वायु अवरोध से बाहर निकले, यानी संघर्ष के द्वारा बाहर निकले, तो कौन सा वो हमारा वहां पे? सघोष।
ठीक है, सगोश में कौन कौन से आएंगे? स्पर्श व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। और आपके ये रे ले रे और है, ये इसी में आएंगे, ठीक है, किसमें? सगोश व्यंजन में, ठीक है। यानी इस बताते हुए लगभग दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 अघोष, नंबर 2 सघोष। जब वायु बिना किसी अवरोध के एकदम से बाहर निकले तो कौन सा होगा? अघोष। अघोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे? स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा और तीनों से। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल डी सक्सेस बनना। थैंक यू।